डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आशा है कि पिछले वीडियो से आपको जो एस्ट्रोलॉजी के संबंधित मैं आपको जानकारियां उपलब्ध करा रहा हूं, उससे आपको काफ़ी लाभ हो रहा होगा। और जो भी व्यक्ति या पर्सन एस्ट्रोलॉजी सीखना भी चाहता है, तो उसके लिए भी मैंने बेसिक वीडियो डाले हैं। तो ये क्या है कि एक अच्छी विद्या है। और जैसे हम हाईवे पे जाते हैं, तो अगर आपने देखा होगा कि एक स्पीड ब्रेकर जैसे आ रहा है, उसके पहले एक बोर्ड लगा होता है कि स्पीड ब्रेकर अहेड। तो अगर हम वहां पे ब्रेक नहीं लगाएं, गाड़ी अपनी धीमी नहीं करेंगे, तो क्या होगा? गाड़ी उछल जाएगी। तो एस्ट्रोलॉजी भी बेसिकली हमको आने वाले समय के बारे में एक इंडिकेशन देती है कि हमारा समय कैसा रहेगा, फाइनेंस संबंधी क्या समस्याएं आ सकती हैं, फाइनेंस कैसा रहेगा, आगे कैसे कार्य करें, हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम्स के बारे में बता सकते हैं, अपना प्रोफेशन के बारे में हमको पता लग सकता है। कईयों के अपने बच्चों के बारे में चिंतित रहते हैं, उनके बारे में जानकारी मिल सकती है। तो ये एक बहुत पुरानी विद्या है, और इससे जो लोग हैं काफ़ी लाभान्वित होते हैं। पहले ये जो विद्या थी उस वो सिर्फ जो पैसे वाले लोग थे उनका एक माध्यम था। वो कोई भी कार्य बिना ज्योतिषी सलाह के नहीं करते थे। सही मुहूर्त पे, अब जो मुहूर्त है वो क्या चीज़ है कि वो मुहूर्त भी ये चीज़ है कि हम कोई भी नया काम करना चाह रहे हैं तो वो बिना विघ्न के संपन्न हो। तो उसके लिए भी क्या है, सही टाइम, सही नक्षत्र, इन सब चीज़ों को देखना एक बहुत आवश्यक है। उसके लिए पंचांग, जैसे आपने नाम सुना होगा, पंचांग आते हैं जिसके अंदर 5 चीज़ें होती हैं। तो उसके बारे में कभी और आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो प्लेनेट के रिजल्ट हैं वो एक नेटिव को अपनी दशा अंतर्दशा में मिलते हैं। उस दशा अंतर्दशा के अनुसार ही वो किस हाउस से संबंध रखता है, कौन सा प्लेनेट है, मेलेफिक प्लेनेट है या बेनिफिक प्लेनेट, पाप ग्रह या शुभ ग्रह है। उसकी दशा अंतर्दशा के अलावा अगर वो ट्रांजिट से भी कनेक्ट होते हैं तो कंफर्मेशन आती है कि नेटिव को श्योर रिजल्ट प्राप्त होंगे। अब रिजल्ट अच्छे होंगे कि खराब होंगे, ये नेटिव की जो लग्न होती है, जो उसकी नेटिव नटल चार्ट होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके अलावा किसी भी हॉरोस्कोप का एनालिसिस करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, D1 चार्ट के अलावा हमको D9 चार्ट भी देखना चाहिए, जिसको नवांश भी कहते हैं, नवांशा चार्ट के अंदर। और जिस इवेंट के लिए हम हॉरोस्कोप को एनालिसिस कर रहे हैं, तो उससे संबंधित जो वर्गा चार्ट है, मान लीजिए हम अगर प्रोफेशन के बारे में देखना चाह रहे हैं तो D10 बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट बनेगा। मैरिड लाइफ के लिए देख रहे हैं, किसी की मैरिज से संबंधित देख रहे हैं, तो D9 नवांश चार्ट बहुत अच्छा इंडिकेट करता है। तो सबसे बेसिक जानकारी ये है कि लग्न, जो कि त्रिकोण में भी आता है और केंद्र में भी आता है, तो वो शुभ माना जाता है। किसी भी हॉरोस्कोप को देखने के लिए सबसे पहले उसकी लगन देखनी चाहिए कि लगन कितनी पावरफुल है। वो पता लगती है कि भाई लगन के ऊपर मेलेफिक प्लेनेट का एस्पेक्ट तो नहीं आ रहा, उसका जो लॉर्ड है, क्योंकि हर राशि के एक ग्रह का स्वामित्व दिया हुआ है। अब मान लीजिए अगर हम लियो लग्न सिंह राशि की बात करें तो उसका स्वामित्व सूर्य देव के पास है। तो सूर्य देव का हॉरोस्कोप के D1 चार्ट में प्लेसमेंट कहाँ है? उसके अलावा जो लगन है, जिसको फर्स्ट हाउस भी कहते हैं, उसके ऊपर जो ग्रहों की किन किन ग्रहों से संबंध हो रहा है, किस किस की दृष्टि आ रही है। अब जो नए उनको मैं बताना चाहता हूं कि जो शुक्र ग्रह और जुपिटर ग्रह सबसे शुभ माने गए हैं, और मरकरी ग्रह और मून ग्रह को कंडीशनल माना जाता है, क्योंकि बुध ग्रह वैसे तो शुभ होते हैं लेकिन वो जिसके साथ संबंध बनाते हैं, अगर मेलेफिक प्लेनेट के साथ बनाएंगे तो उनका बिहेवियर मेलेफिक हो जाता है। चंद्रमा का बारे में देखते हैं कि पक्ष बल के अंदर वो मजबूत होना चाहिए। मतलब कि जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक का
चंद्रमा को बेनिफिक माना जाता है, उसके बाद वो मेलेफिक श्रेणी के अंदर आ जाता है। तो पक्ष बल के अंदर भी चंद्रमा का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो जुपिटर, वीनस, मरकरी और मून ये बेनिफिक प्लेनेट में आते हैं। सूर्य देव को क्रूर ग्रह का दर्जा दिया हुआ है क्योंकि ये बहुत डिसिप्लिन से संबंध रखते हैं। मेलेफिक प्लेनेट के अंदर सैटर्न है, मार्स है, राहु और केतु को ये दिया गया है। तो सैटर्न सबसे स्लो मूविंग प्लेनेट है, काफ़ी आउटर ऑर्बिट में सबसे दूर है, वहां से ये ट्रांजिट करते हैं और ये एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। ये न्याय के देवता भी हैं। मंगल, वैसे तो मंगल देव कहा जाता है, ये मंगल हर चीज के मंगल के कारक हैं, लेकिन इनमें ऊर्जा इतनी है और एनर्जी इतनी ज्यादा है, तो ये एक्सट्रीम लेवल के अंदर ये इनके रिजल्ट आते हैं। अब किसी भी हॉरोस्कोप का एनालिसिस करने से पहले हमको ये देखना चाहिए कि उस हॉरोस्कोप के अंदर जो 1, 5, 9 ये हाउसेस लक्ष्मी स्थान कहलाते हैं। पहला स्थान, 5वां स्थान और 9वां स्थान ये त्रिकोण के स्थान कहलाते हैं। और जो केंद्र के स्थान है, पहला स्थान, चौथा स्थान, 7वां और 10वां, 10th हाउस, 1, 4, 7, 10 ये केंद्र के स्थान कहलाते हैं। तो प्लेनेट का संबंध किससे आ रहा है? केंद्र और त्रिकोण से आ रहा है तो एक अच्छा योग बनता है। और अगर मेलेफिक प्लेनेट केंद्र में है तो उनकी जो अशुभता है वो खत्म हो जाती है, और अगर बेनिफिक प्लेनेट केंद्र में आते हैं तो उनकी शुभता खत्म हो जाती है। तो मेलेफिक प्लेनेट की अशुभता खत्म होना ज्यादा अच्छा माना गया है। अब अगर कोई प्लेनेट केंद्र और त्रिकोण से संबंध बनाता है तो ये राजयोग कहलाता है। तो उसकी दशा अंतरदशा के अंदर प्लेनेट को काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको जो ये अक्टूबर का महीना है इसके अंदर काफी ग्रहों का ट्रांजिट हो रहा है। सूर्य तो जनरली हर महीने ट्रांजिट करते हैं, 2.25 दिन से चंद्रमा का गोचर हो जाता है, और शुक्र देव और बुध देव भी 28 दिन 29 दिन के आसपास गोचर करते रहते हैं। लेकिन इस अक्टूबर के महीने में जो सबसे बड़े प्लेनेट हैं वो और शुभता भी देते हैं, जो बृहस्पति देव हैं, वो अपनी एग्जॉल्टेड साइन जो कि कर्क राशि की तरफ ट्रांजिट हो रहे हैं, और 18 अक्टूबर को वो अपनी कर्क राशि में एंटर हो जाएंगे। हालांकि वहां वो काफी कुछ समय ही रहेंगे, लेकिन जब कोई प्लेनेट अपने एग्जॉल्टेशन की तरफ जाता है तो वो काफी अच्छे रिजल्ट देता है और काफी पावरफुल प्लेनेट हो जाता है। अब यहाँ पे जो मंगल देव है उनका भी गोचर है इस अक्टूबर के महीने में। मरकरी देव 2 अक्टूबर के शाम को उदय हो जाएंगे, और लेकिन 3 अक्टूबर को वो अभी मरकरी जो है बुध देव वो अपनी स्वयं की राशि कन्या राशि से गोचर कर रहे हैं। वहां पे वो एग्जॉल्टेड होते हैं, उच्च के होते हैं, लेकिन 3 अक्टूबर को वो अपनी राशि कन्या राशि से तुला राशि, जिसके की स्वामी शुक्रदेव है, वहां से वो गोचर करेंगे। और वीनस देव भी 9 अक्टूबर के आसपास सिंह राशि से भी गोचर कर रहे हैं, और वो जो बुध देव की राशि है कन्या राशि में ट्रांजिट करेंगे। अब यहाँ पे जो सूर्यदेव है वो डेबिलिटेट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि 17 अक्टूबर के बाद वो तुला राशि से गोचर करेंगे। अब सूर्यदेव जो होते हैं वो मेष राशि के अंदर एग्जॉल्टेड होते हैं। कोई भी प्लेनेट है वो अपनी एग्जॉल्टेशन राशि से 7वीं राशि के अंदर डेबिलिटेट हो जाता है। तो जब सूर्यदेव मेष राशि में एग्जॉल्टेड है तो उनकी 7वीं राशि तुला राशि है। तुला राशि से जब वो ट्रांजिट करते हैं तो वो उनकी पावर कम हो जाती है और वो डेबिलिटेशन में आ जाते हैं। अब किसी भी हॉरोस्कोप को एनालिसिस करने से पहले हमको उसके D1 चार्ट के अलावा उसका D9 चार्ट में भी प्लेनेट की पोजीशन देखनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि जो 6ठा स्थान है, 8वां स्थान और 12वां स्थान, इसको दुष्टान स्थान कहा जाता है। दुष्टाना ये अच्छे स्थान नहीं माने गए हैं। 12th हाउस वह स्थान है
हॉस्पिटलाइजेशन का है, कोर्ट केसेस का है, लेकिन फॉरेन ट्रेवल के लिए जो इच्छुक है उनके लिए अच्छा स्थान है। फॉरेन ट्रेवल भी 12th हाउस से देखी जाती है। 8th हाउस से हमको काफ़ी परेशानियां आती हैं, लेकिन इनहेरिटेंस का भी हाउस है। ये एक डीप ओशियन भी कहते हैं, ब्लैक होल है। यहाँ से अगर कोई आदमी अकल्ट साइंस के अंदर वर्क कर रहा है या रिसर्च में है तो उसके लिए अच्छे परिणाम मिलते हैं। 6th हाउस को रोग रिप्रूट कहा जाता है, क्योंकि इससे कर्जा और बीमारी इससे भी देखा जाता है, लेकिन ये जॉब के लिए एक अच्छा हाउस माना जाता है। अब 8th हाउस को देखें हम, तो 10th हाउस जो प्रोफेशन का कारक होता है और सबसे शक्तिशाली केंद्र का ग्रह है, तो 10th हाउस से अष्टम, तो अगर एक कुंडली का 8वें स्थान को क्यों खराब किया गया है, क्योंकि 8वां स्थान आयु का स्थान है, वहां से आयु का निर्धारण होता है, क्योंकि वो लग्न से अष्टम हो गया। तो भाव भावतम लगाएंगे तो कोई भी प्लेनेट का उसकी सिग्निफिकेशन से जो उसका 8वां स्थान है वो वहां पे उसको ट्रबल पैदा करता है। अब जैसे जॉब के लिए 10th हाउस है, तो जॉब के लिए प्रोफेशन के लिए 10वां स्थान को हम कंसीडर करते हैं, तो 10वें से 7वां स्थान 4th हाउस हुआ, और 4th हाउस के बाद 5th हाउस 10th हाउस से अष्टम स्थान हो जाएगा। तो जब 10th हाउस के रिलेटेड हम इवेंट देखते हैं और 5th हाउस की कोई दशा अंतर दशा जो उस प्लेनेट की आ रही है जो 5th हाउस से कनेक्टेड है, तो नेटिव को वहां पे परेशानी का सामना करना पड़ता है। जबकि 5th स्थान को अच्छा स्थान कहा जाता है, क्योंकि वो एक एंजॉयमेंट का स्थान है, वो उसके पूर्व पुण्य जो किए हैं उसका भी जो पूर्व जन्म का स्थान है, उसकी संतान पक्ष का स्थान है, उसकी एजुकेशन का स्थान है, उसकी जो रोमांस की लाइफ लव लाइफ ही है वो वहां से देखी जाती है। 9th हाउस है वो फादर का स्थान है, भाग्य स्थान कहलाता है। लेकिन फिर अगर हम प्रोफेशन के लिए देखें तो 10th हाउस से 9th हाउस 12th हो जाता है, तो वो फिर प्रोफेशन के लिए नेगेटिव चीजें ट्रबल पैदा कर सकता है। तो हमेशा किसी भी हॉरोस्कोप को देखें, अब जैसे हम 10th हाउस प्रोफेशन से रिलेटेड देख रहे हैं, या सपोज कीजिए मैरिज से रिलेटेड अगर हम देख रहे हैं, तो मैरिज का हाउस होता है 7th हाउस। अब 7th हाउस से अगर स्पाउस के बारे में अगर हम देखना है तो उसका अष्टम होगा 2nd हाउस, तो वहां से उसकी आयु के निर्धारण होता है, वहां वो 2nd हाउस से कनेक्शन आएगा तो वो मैरिज के अंदर ट्रबल भी पैदा करता है। अब 6th हाउस है, 7th हाउस है, 12th हाउस होता है, तो वहां पे भी अगर हम देखेंगे तो अगर 6th हाउस से रिलेटेड प्लेनेट की दशा अंतर दशा आती है तो वो सेपरेशन भी करा देता है। अगर 7th का लॉर्ड 6 में चला गया तो वो उसका 12th हाउस है, और 12th हाउस वह स्थान कहलाता है, तो वहां पे भी वो उसका एक तरह से डिटैचमेंट करता है। तो यहाँ पे भी जो 12th हाउस है वो जिस भी हाउस से का 12th बनता है उसके लिए वो एक्सपेंडिचर ही करेगा, उसको वो एक तरह से निगेट करता है। तो अब हम यहाँ देखना चाहते हैं कि सबसे पहले जो लियो साइन है, जो सिंह राशि के असेंडेंट है, उनके लिए जो अक्टूबर का महीना वो कैसे निकलेगा। अब अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये सीए जो 5 नंबर लिखा हुआ है ये लग्न का स्थान कहलाता है, पहला हाउस भी है। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये अक्टूबर के महीने में वीनस जो शुक्रदेव और केतु देव का ट्रांजिट उनके लगन से हो रहा है। सूर्य देव और मरकरी, जैसा मैंने आपको बताया था, अभी मरकरी आज 2 अक्टूबर को उदय हो जाएंगे, और कल उनका, क्योंकि आप देखिए मरकरी की जो डिग्री है वो 28 डिग्री 30 मिनट है, और 30 डिग्री के बाद वो अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो 9 अक्टूबर सॉरी कल 3 अक्टूबर को बुधदेव अपनी कन्या राशि से जो शुक्रदेव की राशि तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो जुपिटर देव है वो मिथुन राशि से गोचर हो रहे हैं, और उसके बाद उनकी अगर डिग्री हम यहाँ देखें तो वो भी 28 डिग्री के आसपास है, और वो अपने पुनर्वसु नक्षत्र से जो उनका खुद का नक्षत्र से वहीं से गोचर कर रहे हैं। और 18 अक्टूबर को जो बृहस्पति देव है वो
कर्क राशि में ट्रांजिट कर लेंगे। और शनि देव का जैसे आप लोग जानते ही हैं कि मीन राशि से गोचर हो रहा है और अभी वो वक्री चल रहे हैं। तो सिंह राशि के लिए अगर हम देखें तो किस तरह के परिणाम आएंगे, तो सबसे पहले जैसे अगर हम देखें तो सूर्य और शनि की दृष्टि पड़ रही है, दोनों 1-7 दृष्टि से आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। और सूर्य और जो मरकरी का ये कंजक्शन है, ये सूर्य बुधादित्य योग बनाता है। तो और फाइनेंस के कुटुंब के स्थान से मरकरी का गोचर हो रहा है, तो स्पीच का भी घर है। तो यहाँ पे जो अब तक है, लेकिन ये कल मरकरी यहाँ से ट्रांजिट हो जाएंगे। तो मरकरी यहाँ से ट्रांजिट होके वो मंगल के साथ युति बनाएंगे और मंगल भी इसी महीने तुला राशि से ट्रांजिट होकर अपनी स्वयं की राशि स्कॉर्पियो में आ जाएंगे, जिसका की लॉर्डशिप मंगल के पास ही है। तो जब ये मरकरी देव बुध देव मंगल के साथ 3 अक्टूबर को गोचर करेंगे, तो ये स्थान अपने यंगर सिबलिंग का भी है, जो 3rd स्थान होता है। तो लियो लगन वालों के लिए यहाँ पे जो मरकरी इंटेलेक्चुअल के कारक हैं और एनर्जी भी मंगल के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। और मंगल जो है वो तुला राशि से गोचर हो रहे हैं, जिसके लॉर्ड लगन में बैठे हैं। तो यहाँ पे भी एक अच्छे परिणाम उनके यंगर सिबलिंग्स को मिलेंगे। उनके करेज के स्थान से इनका गोचर हो रहा है। और अगर कोई ये 3rd हाउस का अगर 12th हाउस से कनेक्शन आता है और कोई फॉरेन ट्रेवल करना चाहता है, तो ये वीजा का डॉक्यूमेंटेशन का भी स्थान है। तो अभी यहाँ पे जो मरकरी के पास अभी लॉर्डशिप 12th हाउस की चंद्रदेव के पास है, तो ना तो मरकरी देव के पास है ना मंगल देव के पास है। लेकिन अगर 12वें 12th हाउस का 3rd हाउस से कनेक्शन आ जाए, तो फॉरेन के लिए वीजा मिलने में जो कठिनाइयां आती हैं वो भी उसकी दूर हो जाती हैं। अब राहु केतु तो 1-7 एक्सिस पे हैं, लगन से गोचर हो रहा है, राहु का 7वें स्थान से गोचर हो रहा है। ये तो अब राहु देव भी अभी पूर्व भाद्रपद जो कि बृहस्पति देव का नक्षत्र है, वहां से वो ट्रांजिट हो रहे हैं। उसके बाद वो अपने स्वयं के नक्षत्र में आ जाएंगे, तब वो और पावरफुल हो जाएंगे। तो राहु केतु के बारे में ये देखना चाहिए कि जो वो नेटल के अंदर जो लग्न चार्ट है, वहां से अगर वो युति बनाते हैं तो इनका गोचर एक राशि से 1.5 साल तक रहता है। तो सिंह लगन के अंदर अगर किसी भी जातक की कुंडली के अंदर D1 चार्ट में, बर्थ चार्ट की मैं बात कर रहा हूं, राहु केतु का अगर गोचर सिंह राशि या जो 11th की अपनी कुंभ राशि से अगर एक्वेरियस से इनका ट्रांजिट वहां पे बैठे हुए हैं और वर्तमान में भी वहीं से ट्रांजिट हो रहा है, तो ये उनके लिए 2026 दिसंबर तक अच्छा समय नहीं है। यहाँ पे इनको कुछ परेशानियां आ सकती है राहु केतु की तरफ से। अब अगर हम बृहस्पति देव का देखेंगे तो वो 11th हाउस है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर है, गेन का हाउस है। प्रोफेशन के हाउस से 2nd हाउस होता है, तो उसको वो इनहेंस करता है। और जो जुपिटर देव के पास 5वें स्थान की लॉर्डशिप है, वो अपने घर को भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर वो संतान पक्ष के लिए भी बहुत अच्छा है, और जो जिनको कोई संतान उत्पत्ति के अंदर अगर कोई समस्या आ रही है, तो उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है जब तक वो इससे गोचर कर रहे हैं जुपिटर देव। और यहाँ पे किसी भी घटना को देखने से पहले दशा अंतरदशा भी देखना बहुत जरूरी है ट्रांजिट के साथ। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जो शनि देव है वो भी 5th स्थान में दृष्टि पड़ रही है और बृहस्पति देव की भी पड़ रही है। तो ये गुरुदेव राव साहब के अनुसार ये डबल ट्रांजिट यहाँ पे हो रहा है। तो 5th स्थान से जो संबंधित कार्य हैं वो लियो लगन वालों के लिए उनके होने की संभावनाएं काफी प्रबल हो गई हैं। तो ये लव लाइफ का भी इंडिकेशन है, एजुकेशन का भी है, इंटेलिजेंस का भी है। जो स्पेकुलेशन में उनके लिए भी हाउस है, क्योंकि इस टाइम जो 5th हाउस के लॉर्ड है वो 11th से ट्रांजिट हो रहे हैं। तो वहां पे जो जुपिटर देव, तो ये उनको वहां पे भी गेन मिलेगा।
और 18 अक्टूबर के बाद जब वो वह स्थान में आ जाएंगे 12th हाउस में, तब लियो लगन वालों को थोड़ा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि वहां ये खर्चे का स्थान है। तो वहां पे बाकी फॉरेन ट्रेवल का भी है। तो लियो लगन के लिए जुपिटर जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो उनको अपने खर्चों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही साथ ये 8वें स्थान के भी लॉर्ड हैं, क्योंकि मीन राशि जो है वो अष्टम स्थान में पड़ रही है। और अगर अष्टम स्थान का लॉर्ड 12th हाउस से ट्रांजिट होता है तो ये विपरीत राजयोग भी बन रहा है। अगर 6, 8, 12 के लॉर्ड 6, 8, 12 में से गोचर कर रहे होते हैं तो विपरीत राजयोग बनता है, जिसको हम सरल हर्ष विमल राजयोग कहते हैं। तो इनहेरिटेंस का भी 8th हाउस है, रिसर्च का भी है। तो यहां पे लियो लगन वालों को अनएक्सपेक्टेड फाइनेंस का गेन हो सकता है, क्योंकि वो 8th हाउस से कनेक्शन बनेगा उसका। तो लियो लगन वालों के लिए जुपिटर को जब अभी वर्तमान में अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, और जब वो कर्क राशि में एग्जॉल्टेड साइन में आएंगे 18 अक्टूबर को, तो उनको एक अनएक्सपेक्टेड धन की भी प्राप्ति हो सकती है, उनकी वेल्थ में भी बढ़ोतरी होगी। और वर्तमान में वो एक जो लक्ष्मी स्थान है 5th स्थान, वहां से उनका संबंध बना हुआ है। अब आप अगर देखें तो जो लियो की जो बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि है वो 3rd हाउस से भी पड़ रही है। तो 3rd हाउस में हमारे राइटिंग स्किल, जहाँ पे मंगल देव गोचर कर रहे हैं, तो ये भी यंगर सिबलिंग के लिए बहुत अच्छा है, छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा समय चल रहा है। और 18 अक्टूबर के बाद यहाँ से ये जो मंगल का भी यहाँ से गोचर हो जाएगा, वो 4थे स्थान में आ जाएंगे, और तब वो प्रोफेशन के हाउस को देखेंगे। लेकिन जब वो अपने मंगल देव अपने 4th हाउस से गोचर करेंगे तो ये मदर का भी स्थान है, सुख भाव भी है। तो जब कोई ग्रह अपने स्वयं के राशि से ट्रांजिट करता है तो वो अच्छे परिणाम देता है। और यहाँ पे जब मंगल देव 4th हाउस में आएंगे, और ये जो 27 अक्टूबर को वो यहाँ पे एंटर करेंगे, तब आप देखें कि वो 9th हाउस के भी स्वामी है। तो 9th हाउस का जब 4th हाउस से एक संबंध बन रहा है तो एक अच्छा योग बन रहा है, राजयोग बन रहा है। तो यहाँ पे उनको काफी अच्छे परिणाम मिलेंगे। ये व्हीकल का भी स्थान है, प्रॉपर्टी का भी स्थान है, और 9th हाउस फादर का भी स्थान है। तो फादर को भी एक अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, भाग्य स्थान भी है। तो मंगल देव भी एक अच्छे उनको रिजल्ट देंगे। तो भगवान गणपति की आराधना से ये अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और अगर हम भगवान विष्णु का भी, विष्णु सहस्त्रनाम का नित्य पाठ करें, क्योंकि वो सभी 9 ग्रहों को उनके ही अंश हैं, तो वो ऐसा मतलब ग्रहों को आशीर्वाद दिया हुआ है ब्रह्मा जी ने कि जो उनकी आराधना करता है, उनकी पूजा करता है, वो कभी भी उसको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। तो हम लोगों को नित्य कोई ना कोई अपनी, अब जो 6, 8, 12 से संबंधित है, तो जो लियो लगन वाले हैं, अब आप यहां देखिए कि शनिदेव वो 6th हाउस के लॉर्ड है, और ट्रांजिट कहां से कर रहे हैं? 8th हाउस से। अगेन विपरीत राजयोग बन रहा है। तो यहां पे भी अगर कोई सोचे कि भाई शनिदेव हमेशा ही खराब रिजल्ट देते हैं और इनहेरिटेंस का हाउस है, तो यहां पे भी जो फाइनेंस के लिए विपरीत राजयोग बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो लियो लगन वालों के लिए सैटर्न का भी ये यहाँ 2.5 साल रहेंगे। तो ये एक राशि से 2.5 साल तक गोचर करते हैं, और ये नवंबर के एंड में जाके फिर मार्गी होंगे, जब तक ये वक्री है। तो अब कोई सोचे कि भाई राहु और केतु से नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त होते हैं, लेकिन राहु केतु जब केंद्र से आते हैं तो वो पावरफुल हो जाते हैं। अब राहु केतु किन प्लेनेट से संबंध बना रहे हैं उसका भी डिपेंड करता है। नेटल चार्ट के अंदर राहु केतु कहाँ पे प्लेस्ड है, वर्गा चार्ट में भी देखना चाहिए कहाँ पे प्लेस्ड है। तो केतु बेसिकली डिटैचमेंट कराता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है, जबकि राहु एक स्मोक है, वो उसकी बाउंड्रीज नहीं है, वहां पे उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो
नेटल चार्ट और दशा अंतरदशा के हिसाब से भी रिजल्ट मिलते हैं। अब जैसे मंगल देव को मैलेफिक प्लेनेट में कहा गया है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो लियो असेंडेंट वालों के लिए मंगल योग कारक प्लेनेट है। और मंगल देव जब अपनी राशि स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि से जब ट्रांजिट करेंगे 27 अक्टूबर के बाद, तो एक राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि नाइन्थ का लॉर्ड फोर्थ हाउस से ट्रांजिट हो रहा है। तो वहां पे एक अच्छे परिणाम की, क्योंकि वो अपने प्रोफेशन क्या उसको भी देख रहा है। और जो वीनस है वो 9 अक्टूबर को कन्या राशि में आ जाएंगे। वो उनका धन का स्थान है, कुटुंब का स्थान है, हालांकि वो उनकी डेबिलिटेशन की राशि है। लेकिन जो सेकंड और 12th के अंदर वो मरकरी के राशि से गोचर होंगे, और मरकरी शुक्र की राशि से गोचर होंगे उस टाइम। तो जब कोई एक्सचेंज में प्लेनेट का ट्रांजिट होता है, या नटल चार्ट में अगर कोई प्लेनेट एक्सचेंज में है, तो वहां पे भी अच्छे परिणाम ही प्राप्त होते हैं। तो आशा है कि जो नेटिव है वो जो सिंह लगन वाले, उनको इस जानकारी से काफ़ी लाभ होगा। अब मैं आपको सिंह के बाद जो कन्या लगन, तुला और स्कॉर्पियो लगन के बारे में भी आगे जानकारी दूंगा। धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं इसके अलावा भी आप लोगों को जो बेसिक्स हैं ज्योतिषी के, एस्ट्रोलॉजी के, जिसके अंदर वैदिक ज्योतिषी है, भृगुनंदी नाड़ी है, कृष्णामूर्ति पद्धति है, उसके बारे में वीडियो डालता रहूँगा, जिससे जो पर्सन जो भी इनको सीखना चाहते हैं तो उनको उनसे काफ़ी लाभ प्राप्त होगा, ऐसी मेरे को आशा है। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा समय समय पर। धन्यवाद।